सोच के देखिए कि दो दोस्त थे, एक का नाम था रोहन और दूसरे का नाम था अमन। अब दोनों को ही अचानक से 25,000 रुपये मिलते हैं, किसी भी बोनस की वजह से या फिर किसी एफडी के मैच्योर होने की वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है। अब इस सिचुएशन में रोहन क्या सोचता है कि मार्केट अभी थोड़ा हाई पे लग रहा है, वेट करता हूँ, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा फिर इन्वेस्ट करूँगा। इस तरीके से वो वेट करता रहता है 2 साल 5 साल, और इस तरीके से सही समय कभी भी आया ही नहीं। अब इसी सेम सिचुएशन में अमन क्या करता है, वो एक अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव करता है, उसमें एक ही बार में 25,000 रुपया निवेश कर देता है और भूल जाता है। ऐसे में ना ही कोई मंथली एसआईपी करने के झंझट, ना ही बार बार मार्केट चेक करने की जरूरत है। अब कुछ सालों बाद क्या होता है, रोहन के पास जो 25,000 रुपये थे वो वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि उसका सही समय का इंतजार कभी खत्म ही नहीं हुआ। और अमन के पास एक अमाउंट जो कंपाउंडिंग की वजह से कई गुना तक बढ़ चुकी है। अब जो गलती रोहन ने की, यही लाखों इंडियंस भी कर रहे हैं। वो सही समय को ढूंढते रहते हैं, ऐसे में टाइम उनके हाथ से निकल जाता है। आज के वीडियो में हम एसबीआई के इस तरीके के म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो अमन जैसे इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे फंड का पोर्टफोलियो, ट्रैक रिकॉर्ड, रिस्क और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक ही बार में 25,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो फ्यूचर में कितने गुना बढ़ सकता है, वो भी कैलकुलेशंस के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशंस वाले सेक्शन में जो नंबर्स आप देखने वाले हैं वो आपको चौंका देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ एसबीआई के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की। अब आप सोच रहे होंगे कि एसबीआई के तो बहुत से म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, तो इस फंड में ऐसी क्या खास बात है। एक्चुअल में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस फंड के नाम में, जो है मल्टी एसेट एलोकेशन। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये फंड केवल इक्विटी में निवेश नहीं करता, बल्कि इक्विटी के साथ साथ ये डेट और गोल्ड इसमें भी निवेश करता है। यानी कि अगर मार्केट में तेजी रहती है तो इक्विटी आपको ग्रोथ देता है, लेकिन अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो फिर इनके जो डेट एलोकेशन है वो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वहां पर गोल्ड आपको प्रोटेक्शन देता है। इसी वजह से काफी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए पसंद करते हैं। मूविंग ऑन, अब एसबीआई के इस फंड की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहले जरूरी है कि हम फंड हाउस को समझ लें। एसबीआई म्यूचुअल फंड इंडिया की सबसे बड़ी और ट्रस्टेड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में से एक है, और लाखों इन्वेस्टर्स हैं जो एसबीआई के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। एक बड़े फंड हाउस का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम रहती है, एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स होते हैं और एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के लिए फ्रेमवर्क होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक बड़े फंड हाउस होने का मतलब गारंटेड रिटर्न्स फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट हैं। इस वजह से यहाँ पर रिस्क हमेशा ही बना रहता है। अगर इस फंड की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखें तो ये बिलोंग करता है मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी को, और फंड का जो एयूएम है वो अप्रॉक्सीमेटली 18,290 करोड़ के आसपास का है। एनएवी अप्रॉक्सीमेटली 74 रुपीज़, और ये फंड लॉन्च हुआ था जनवरी 1, 2013 को। एक्सपेंस रेशियो 0.61% का है, और मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 500 का रहता है, और लमसम इन्वेस्टमेंट जो मिनिमम है वो 5,000 का है। एग्जिट लोड 1% का लगाया जाता है अगर आप 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट रिडीम करते हो विद इन 12 मंथ्स। और जो इसका इन्वेस्टमेंट टाइप है, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये फंड बिलोंग करता है मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी को, इस वजह से यहाँ पर इक्विटी, डेट और गोल्ड इन तीनों में ही निवेश किया जाता है, और जो रिस्क लेवल्स हैं वो वेरी हाई रहते हैं। यानी कि ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकता है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं और मार्केट वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं। आगे अगर इस फंड के परफॉर्मेंस की बात की जाए कि पास्ट में इसका परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स में कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। एक साल के टाइम पीरियड के लिए अगर देखा जाए तो फंड ने 13.98% के रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 3 ईयर्स के लिए देखें तो इनका CAGR 17.66% का रहा है। 5 साल के लिए फंड का जो CAGR है वो 14.55% के आसपास का है, और 7 ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए 17.96% का CAGR है। इससे एक बात क्लियरली समझ में आती है कि फंड ने लॉन्ग टर्म में रिलेटिवली कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन आप याद ये रखिएगा कि पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं देता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट लिंक्ड होते हैं, इसीलिए रिटर्न्स फ्यूचर में कम या फिर ज़्यादा हो सकते हैं।
मूविंग ऑन, फंड के एसेट एलोकेशन की अगर बात करें तो इक्विटी में 50% के आसपास निवेश किया जाता है, 30% डेट में और 19% अदर कमोडिटीज़ में। इक्विटी एलोकेशन की जहां तक बात आ जाती है तो लार्ज कैप में ये निवेश करते हैं 17.79%, मिड कैप्स में 12.25% और स्मॉल कैप्स में अप्रॉक्सीमेटली 17% के आसपास। फंड की टॉप होल्डिंग्स में नाम आ जाता है बंधन बैंक लिमिटेड का, जहां पर 2.33% की इनकी होल्डिंग्स हैं, GAIL इंडिया लिमिटेड में 2.1% के आसपास, इंडस टावर लिमिटेड में 1.98% के आसपास और बाइकन लिमिटेड में अप्रॉक्सीमेटली 1.86%। और टॉप सेक्टर्स में आ जाते हैं फाइनेंशियल, जहां पर 12.78% की होल्डिंग्स है, एनर्जी में 8%, सर्विसेज में 5% के आसपास और हेल्थ केयर में अप्रॉक्सीमेटली 4.96%। अब यहाँ पर हमने इक्विटी एलोकेशन तो देख लिया, क्योंकि ये फंड डेट और अदर कमोडिटीज़ में भी इन्वेस्ट करता है तो उनकी जो होल्डिंग्स हैं, उनकी जो एलोकेशन है वो भी आप क्लियरली अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यानी कि यहाँ पर ये फंड किसी भी एक सेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं रह रहा है और यही डाइवर्सिफिकेशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। अगर किसी एक सेक्टर में स्लो डाउन आ जाए तो दूसरा सेक्टर पोर्टफोलियो को सपोर्ट कर सकता है। इसी वजह से मल्टी एसेट फंड्स को कंपैरेबली बैलेंस्ड अप्रोच माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इनके जो रिस्क रेशोज हैं और वोलेटिलिटी मेजर्स हैं उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखा जाए तो 8.42 का है, जो कि ये दिखाता है कि फंड में वोलेटिलिटी मॉडरेट लेवल की रही है। शार्पी रेशो 1.35 का है, जो इंडिकेट करता है कि फंड ने लिए गए रिस्क के मुकाबले अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं। शॉर्टिनो रेशो 1.64 का है, जो ये बताता है कि डाउनसाइड रिस्क के हिसाब से फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि SIP वर्सेस लमसम, इन दोनों में से कौन सा बेटर है। क्योंकि इतना सब जान लेने के बाद, समझ लेने के बाद अभी वही असली सवाल बाकी है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट का तरीका बेटर है, SIP या फिर लमसम। इस चीज़ का अगर आप जवाब चाहते हैं तो आप खुद से 3 सवाल पूछिएगा। पहला ये है कि क्या आपके पास ऑलरेडी एक बड़ा अमाउंट अवेलेबल है या फिर आपके पास जो फंड है वो हर महीने आ रहा है। अगर ऑलरेडी आपके पास अमाउंट हाथ में है तो लमसम उसी पैसे को काम पर लगा देता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हर महीने आपको पैसा आ रहा है सैलरी के जरिए तो SIP वही सेम काम ऑटोमेटिकली महीने दर महीने करता रहता है। दूसरा सवाल आपको पूछना है कि क्या आप मार्केट के उतार चढ़ाव से इमोशनली अफेक्ट होते हैं। अगर जवाब है हाँ, तो ऐसे में SIP बेटर तरीका हो सकता है। इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपके इस टेंशन को खुद ही हैंडल कर लेता है। ऑन द अदर हैंड, लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि मार्केट में जो एंट्री पॉइंट है उसी के ऊपर पूरा का पूरा आउटकम डिपेंड करता है। तीसरा सवाल जो आप खुद से पूछोगे वो ये होगा कि क्या आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है या फिर आप शॉर्ट टर्म में ही पैसा निकालने का सोच रहे हो। अब यहाँ पर चाहे SIP का जरिया हो या फिर लमसम का जरिया हो, दोनों ही इन्वेस्टमेंट के तरीकों में जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो लॉन्ग हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कंपाउंडिंग को अपना काम करने का टाइम नहीं मिलता है। सच ये है कि SIP और लमसम ये 2 अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन इन दोनों की ही मंजिल सेम है, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग को अपना काम करने देना। अगर आप किसी भी कारणवश घबरा कर पैसा निकाल लेते हो शॉर्ट टर्म में ही, तो दोनों ही तरीके फेल हो जाते हैं, क्योंकि असली फर्क स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि पेशेंस में होता है। अब आपको ये वीडियो अगर वैल्यूएबल लगा हो तो जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से ही मुझे पता चलता है कि ऐसे डिटेल्ड नंबर बैक्ड वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में भी हम ऐसे ही कुछ फंड्स की डीप डाइव एनालिसिस आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा तरीका प्रेफर करते हैं, SIP या फिर लमसम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव इन्वेस्टिंग एनालिसिस के साथ। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।